अस्सलामुअलैकुम। बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे मई जून 2022 और उसका वेरिएंट 42। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। ठीक है। Table 4.1 shows the value of the Gibbs free energy change delta G for this reaction at various temperature। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा है। ठीक है। और गिब्स की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, मतलब रिएक्शन फीजिबल होता जा रहा है। ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव हो तो वो रिएक्शन फीजिबल होता है। ठीक है। Assume the standard enthalpy change delta H and the standard entropy change delta S for the reaction remains constant over this temperature range। ठीक है, उन्हें कांस्टेंट रखा हुआ है। Use the data in the table 4.1 to plot a graph delta G against T on the grid। ओके, तो एक ग्राफ बनाना है, बना लेते हैं। पहले देख लें ज़रा, एक्सेस को चेक कर लें। 1040 1060, यानी 1040 1060 के बीच में 20 का फ़र्क आ रहा है, तो 20 केल्विन का। ठीक है। और वाई एक्सिस पे है 2.5 2.5 2.5 के लिहाज से। ठीक है, समझ गया। तो यानी 1040 और 1060 के बिल्कुल सेंटर में जो होगा वो 1050 होगा। इसी तरह 1060 और 1080 के सेंटर में होना चाहिए 1070। ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया मुझे हो गया, तो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे यकीन है आप मुझसे अच्छा ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले है 1050 पे 9.9, तो 1050 इसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और ये है 9.9, तो 9.9 अराउंड यहाँ होना चाहिए। मेरा ख्याल है शायद इस जगह पे होना चाहिए। उसके बाद है 1085, 1085 है, तो 1085 हाफ के भी हाफ में होगा, तकरीबन यहाँ कहीं होना चाहिए। इस जगह पे होना चाहिए। और 1085 पे है 4.3, तो 4.3 तो 2.5 है, और 4.3 कुछ शायद 2.5 के साथ 1.5 लगाओगे तो 4 हो जाएगा, और 4.3 है तो अराउंड कुछ यहाँ होना चाहिए, मुझे लग रहा है। ठीक है। आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से आपको समझाता जा रहा हूँ करना क्या है। उसके बाद है 1020 पे -1.3, 1020 तो है ये, -1.3, -1.3 का मतलब ज़रा नीचे आएगा, तो इन दोनों के बीच में 1.5 है। 1.3 से थोड़ा कम होगा, तो शायद इस जगह पे कहीं होगा, या थोड़ा उससे नीचे होगा, ऐसा ही होगा कुछ। उसके बाद है 1148 पे -5.8, 1148 है ना। अच्छा, 1140 और 1160 के बीच में है 1150, हमें चाहिए 1148, तो थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, ज़रा सेंटर से थोड़ा यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, बस दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा इधर होगा। और ये कितना है, -5.8, तो -5, -5 हो गया, तो -6.5 बिल्कुल सेंटर में होगा, और -5.8 उससे ऊपर होना चाहिए। तो -5 तकरीबन मेरा ख्याल है कोई शायद यहाँ होना चाहिए, ऐसा होगा। उसके बाद है 1176 पे 10.3 माइनस में 1176, इनके बीच में होगा 117, और 1170 और 1176 तकरीबन यहाँ हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये कितना दिया हुआ है, 10.3, तो बेटा 10 तो ये रहा। तो 10.3 अगर मैं लूँ, शायद
कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट। ये आ गए मेरे प्लॉटेड, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ योर ग्राफ, डिटरमाइन द डेल्टा एस इन जूल्स फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब आंसर किलो जूल में आएगा ना, क्योंकि ये देखो ऑलरेडी किलो जूल में। मैं अगर इसे ट्राई करूं, मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सही बनाया है। और ये जो मेरा प्लॉ ये जो है, ये मुझे लग भी रहा था इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी। बिल्कुल उसके बीच बीच में दिया हुआ, तो कहीं इस जगह पे कहीं होगा ना, करीब होगा, लाइन के करीब ही कहीं होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। मैं ग्रेडियंट पूछ रहा है, मेरा साथ दीजिए। ग्रेडियंट में मैं कहाँ से देखूँ इस ग्रेडियंट को? अगर मैं सपोज करो एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, ये वाला, और एक पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, दस। आ जाओ। तो ये हो जाएगा मेरा y1, ठीक है। और अगर मैं इसे लूँ, देखो कितना आ रहा है ये। ये हो जाएगा 106, 106, हाँ 1065 ले लेता हूँ इसको मैं। 1065 और 4 और 2, 10 नहीं, 65 आधे का आधा होगा, तो 62 ले लेता हूँ मैं। 1062, ठीक है। ये हो गया मेरा x1, ठीक है। और ये मेरा हो गया था y1। डन हो गया। अब आता हूँ मेरे x2 और y2 पे। तो ये तो मेरा x2 हो ही गया ना बाबू, ये देखें, ये मेरा y2, और इसी के नीचे मेरा ये हो जाए ऊपर। अबे यार, हम्म, तकरीबन सब गलत बना है। अरे यार, ये बड़े मसले हैं ना। थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है। इसको ले लेता हूँ मैं y2, और ये मेरा होगा x2। मगर ये होगा कितना, सवाल ये है। 1158 तकरीबन, 1158 ये हो जाएगा मेरा x2, ठीक है भाई। आ जाओ ग्रेडियंट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। y2 - y1 x2 -x1। y2 कितना है बेटा? -7.5 माइनस और 7.5 अपॉन x2 कितना है? 1158 माइनस 1062। लेट मी कैलकुलेट इट, देखते हैं क्या आता है। -7.5 माइनस, उसके बाद 7.5, नीचे मैंने लिखा 1158 माइनस 1062। 2 मार्क्स के लिए टाइम बहुत ज़ाया करा है इसने, और कुछ भी नहीं है। ये आ रहा है 0.156 आ रहा है मेरा आंसर। 0. नहीं, ये असल में 11, ये तरह कम था। खैर, ये जो x2 है मेरा, ये थोड़ा सा देखो, मैंने थोड़ा लाइन को इस तरफ किया हुआ है ना। आई थिंक लाइन थोड़ी इस तरफ होगी, 1158 या 1156 होगा शायद, कुछ ऐसा होगा। तो मेरा खैर आंसर आ रहा है 0.156, 0. माइनस 0.156। ये जूल्स में है, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, सॉरी किलो जूल में है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा उसके अंदर आंसर। ये हो गया जूल्स में। अब ये हो जाएगा 156 माइनस
जूल्स में मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल्स पर केल्विन। अब मुझे नहीं मालूम, ग्रेडियंट इसी के अराउंड होना चाहिए। 156 अगर है तो प्लस माइनस कर दो 10, यानी 146 से लेके 166 के बीच में होना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो किलो जूल में तुमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो तुम्हारे पास किस में आ गया आंसर? जूल में बेटा, दैट्स इट। नेक्स्ट चलता हूँ, मुझे उम्मीद है मैंने सही किया होगा। ग्रुप 1 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ओके, ग्रुप 1 हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3 डिकम्पोज ऑन जेंटल हीटिंग टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। यानी अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो बकौल उसके कि वो देता है मेटल कार्बोनेट, यानी कि M2CO3 ग्रुप 1 का है बेटा, तो प्लस देता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस देता है वाटर, बैलेंस भी हो गया, ये देता है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? राइट आयोनिक इक्वेशन, तो आयोनिक में से मेटल हटा दो, बस खत्म बात। क्या बचेगा तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड लाइन के हटाने के बाद? 2HCO3 नेगेटिव गिव्स यू CO3 2 नेगेटिव, साथ में CO2 और साथ में ओके बेटा। आगे आ जाओ, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब देखो, हमने तो ग्रुप 2 पढ़ा है, वो ग्रुप 1 पूछ रहा है, लेकिन देखो ट्रेंड सेम है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप 2 में भी क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रेंड थर्मल स्टेबिलिटी, तो जो कुछ तुम ग्रुप 2 के लिए लिखते हो वही तुम यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि ट्रेंड तो सेम है ना। ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है? रेडियस बढ़ता है, कैटायन का रेडियस बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी, यानी कि चार्ज डेंसिटी कम होगी, पोलराइजिंग पावर कम होगी। वही सब कुछ यहाँ लिखना है बेटा, जो कुछ तुमने ग्रुप 2 में लिखा है वो यहाँ लिखना है। मैं लिख के दिखा दूं, ये ले। डाउन द ग्रुप 2 cationic radius increases charge density decreases, hence polarizing power decreases, ability to distort ionic lattice, polarizing power decreases. Consequently, thermal stability increases। तो जो कुछ आपने आपको नहीं लगता आपने ये सब कुछ ग्रुप 2 के लिए लिखा था, यहाँ के भी लिए लिख लिया। आगे देखिए, सी पे आते हैं। बफर सिस्टम इन सी वाटर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। डिफाइन बफर सॉल्यूशन, 2 मार्क्स। कोई भी सॉल्यूशन जो पीएच रेजिस्ट करे चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली, ठीक है। अ सॉल्यूशन which resist change in pH by addition of small amount of acid or alkali. Construct two equation to show how equilibrium 5 acts as a buffer। देखो बेटा,
ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। एसिड डालो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस डालो एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। और आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कभी शक हो रहा हो कि मैंने बफर की इक्वेशन सही बनाई है या नहीं, तो आप उन्हें ऐड कर दें। ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, H प्लस प्लस ओ एच माइनस गिव्स यू H2। खत्म बात, दैट्स इट। तो आपने एसिड डाला तो बेस के साथ रिएक्ट कराओ, जैसे HCO3 क्या बना देगा, H2CO3। अब आओ, अगर आप बेस डालते हैं तो आप एसिड के साथ रिएक्ट करा दें, H2CO3 ये बना लेगा HCO3 नेगेटिव, साथ में वाटर। आप चेक करें, अगर आप इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाएं तो बेटा वही आएगी, H प्लस ओ एच माइनस गिव्स यू H2। इसका मतलब हमने सही बनाया है। पार्ट 3 पे आते हैं। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन इन द सैंपल ऑफ सी वाटर इज 14.1। ठीक है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सैंपल। ठीक है 3 मार्क्स। हम्म अब पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये सवाल बनाया है, आई एम सॉरी टू से। 3 मार्क्स देने की क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे एक बात बताएं, देखो बेटा, कॉन्जुगेट बेस बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास एसिड है और सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशो आपको दिया हुआ है, तो फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। तो 3 मार्क्स देने की क्या जरूरत है। आई डोंट नो, मतलब देखो भाई, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब कॉन्जुगेट बेस, किसी भी बफर सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने लिखा HCO3 नेगेटिव अपॉन H2CO3। हो गया। आजा, पी एच इज इक्वल टू पी के ए दिया हुआ है 6.35 प्लस लॉग इसका रेशो दिया हुआ है दिया हुआ है 14.1। निकाल ले, पीएच आ जाएगी। अब इसने 3 मार्क्स का सवाल क्यों दिया है, किसी से मशवरा क्यों नहीं किया इसने। कर सकता है बेटा, वो गोरा है, हम काले हैं, हम काले हैं। 14.1, 7.49, 7.49 का मतलब हो गया 7.5 आंसर आना चाहिए। अ, देखो कभी कभी ना तंग करता है। अब जो मेरे बहुत अच्छे बच्चे होंगे ना स्टूडेंट्स, वो सोच रहे होंगे कि सर ये खामखा में लंबी क्यों करवा रहा है। हाँ बात तो सही है, लंबी करें इसको। चलो और लंबी करते हैं इसको। लेट्स सी। ये वैसे तो 1 मार्क का सवाल होना चाहिए था, उसने 3 मार्क्स का दिया है। तो मुझे यकीन है अगर तुम में से कोई बच्चा, मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा, अगर तुम में से कोई बच्चा इस बात पर कंफ्यूज है कि सर ये तो एक स्टेप में हो जाएगा, जब हमें पता है कि बफर सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट होता है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम सर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो अगर वो इस बात पे कंफ्यूज होता है तो वो सही हो रहा होगा। लेकिन बेटा मैंने आपको, मैं अपनी क्लास में भी आपसे बोलता रहता हूँ, हम तो काले हैं ना, तो वी हैव टू फॉलो। चलो फॉलो करते हैं, लेट्स सी, चेक करते हैं क्या। अब पता नहीं क्यों जब ये डिसाइड कर रहे होंगे, पेपर बना रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे ना, उनमें से कोई तो होगा जो बोलने वाला होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। कोई तो बच्चा ऐसा होगा। तो मेरा तो मुझे यकीन है, थोड़ा सा भी अगर एवरेज से ऊपर बच्चा होगा वो तो पकड़ लेगा इस बात को, बोलेगा सर सर ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको खुद, मैं मुझे मालूम है मैं लंबी कर रहा हूँ इसको, मगर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं काला हूँ। आ जाओ।
पहले पी के ए से के ए निकाल लेता हूं, ठीक है, एक एक करके। स्टेप 1 देखिएगा, जैसे पी के ए बराबर होता है माइनस लॉग के ए के, ठीक है। तो पी के आपको दी हुई है, तो माइनस लॉग को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6.35 हो जाएगा, तो के ए आ जाएगा। चलो, तो 10 रेज टू पावर -6.35, ठीक है बेटा। ये हो गया आपके पास के ए 4.66 इंटू 10 रेज टू पावर -7, ये के ए आ गया। ओके, आ गया के ए। अब ज़रा बात को सुनिए भाई, H2CO3, ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 देखिएगा, डिसोसिएट होगा तो ये देगा HCO3 नेगेटिव और H प्लस आइन, जिसे आप H3O+ भी कहते हैं। तो आपकी के ए की एक्सप्रेशन हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। डन। H प्लस आइन निकाल लेते हैं, ये आपके पास ऑलरेडी है, ये आपके पास ऑलरेडी है। कितना है रेशो? 14.1। तो बेटा ये H प्लस आइन बराबर हो जाएगा, अगर ये 14.1 है तो ये हो जाएगा के ए अपॉन 14.1। के आपको ऊपर मिला हुआ है, ये रहा 4.66 10 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 14.1। के ए से हमने H प्लस निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 14.1। बेटा अब मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ आ रहा है वो है 3.1679 इंटू 10 रेज टू पावर -8। ये H प्लस साइन आ गया। आ जाओ, पी एच बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आइन। स्टेप नंबर 3, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 3.1679 10 रेज टू पावर -8। आंसर इसे ही, यही आना चाहिए। चेक करें, चले मैं लिखता हूं माइनस लॉग, माय आंसर बेटा सेम आंसर कितना आ रहा है 7.49 यानी 7.5। तो मैं अपने अच्छे बच्चों से एक दफ़ा फिर माजरत करूंगा, अगर वो ये कहते हैं कि सर आपने तो हमें ये सिखाया है, तो बेटा उससे भी आंसर आ रहा है। और अगर आपको उससे ज़रा लंबे मेथड से करना है तो मेरा ख्याल से इसने 3 मार्क्स इसे दिमाग में रख के किया होगा। तो जब आप बैठो और आप कोई क्वेश्चन सजेस्ट करो तो उसके सारे एस्पेक्ट्स देखो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा ख्याल है। क्योंकि हमारा बच्चा तो हमें पकड़ लेगा ना, बोलेगा सर ये क्या हो रहा है। खैर बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। कंप्लीट टेबल 5.1 टू प्रिडिक्ट द सब्सटेंस लिबरेटेड एट ईच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस द इंडिकेटेड इलेक्ट्रोलाइट इन दिस। अच्छा, ओ लेवल का सवाल है पूरा, ये देखो भाई। लेड ब्रोमाइड लिक्विड है, लिक्विड, तो एनोड पे ब्रोमाइड जाएगा और ब्रोमीन बनेगी, कैथोड पे लेड जाएगा और लेड बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, एनोड पे क्या बनेगा? क्लोरीन गैस बनेगी, क्लोराइड जाके डिस्चार्ज होगा बेटा। ओ लेवल है ये सब, हाँ ये टोटल ओ लेवल। और सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन डिस्चार्ज होगा बेटा? हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तो सोडियम की जो ई नॉट वैल्यू है वो तो नेगेटिव है ना, वो तो होगा ही नहीं डिस्चार्ज, रिड्यूस होगा ही नहीं, वो तो नेगेटिव वाला ऑक्सीडाइज होता है। हाइड्रोजन की वैल्यू +0.0 होती है तो वो रिड्यूस होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन बनना चाहिए। कॉपर नाइट्रेट बेटा, नाइट्रेट डिस्चार्ज ही नहीं होते, तो क्या बचा तुम्हारे पास? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन। और कॉपर और हाइड्रोजन में से कॉपर की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है ना, +0.34,
और हाइड्रोजन की +0.0, तो जो प्लस है वो रिड्यूस होगा, तो कैथोड पे रिडक्शन होगी, कॉपर बन जाएगा। 3 मार्क्स मुफ्त के मिल गए। An electrolytic cell is set up to determine the value of Avogadro constant. The electrolyte dilutes sulfuric acid, ठीक है, both copper electrode, ठीक है, दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इलेक्ट्रोलिसिस शुरू की। करंट दिया हुआ है 30 मिनट्स के लिए, एनोड डिक्रीजेस बाय मास, तो ये जो एनोड है ये कॉपर है, याद रखना कॉपर का मास है, सही है, तो ये मास किसका है, कॉपर का है। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फैराडे कांस्टेंट F एंड एवोगैड्रो, तो F बराबर होता है L इंटू ई, एवोगैड्रो कांस्टेंट और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यूज द एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन बी डेटा फ्रॉम द टेबल पेज 23, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, डेटा वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और फैराडे की वैल्यू आप सबको याद होगी। ये मुझे लग रहा है मैं क्लास में भी, मैं आपको क्लास के लेक्चर्स में भी ये चीज़ें कराई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखो बेटा, Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर होगा I, आपको दिया हुआ है 0.6, टाइम दिया हुआ है 30, मिनट दिया हुआ है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 0.6 इंटू 30, 0.6 इंटू 30 इंटू 60 बेटा, तो ये हो जाएगा Q 1080 कूलम हो गया, ठीक है बेटा। अब आ जा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1080 कूलम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19, ये आ गया मेरे पास 6.75 10⁻21 इलेक्ट्रॉन आ गए। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द कॉपर, कॉपर का मास 63.5 होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से देख लेना। अबाउट 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब हो गया 63.5 ग्राम, तो 2 फैराडे से 63.5 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस होगा बेटा। आपके कॉपर का मास है 0.350 ग्राम, से फैराडे निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय 63.5, ये आ गया 0.011 फैराडे। इलेक्ट्रॉन आ गए, फैराडे आ गए, इतने फैराडे में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। फैराडे किसे कहते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल को फैराडे कहते हैं। तो बेटा 1 मोल में जितने पार्टिकल होते हैं उसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं ना, तो 0.011 फैराडे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6.75 इंटू 10⁻21। एक फैराडे का मतलब 1 मोल, तो 1 मोल में जो भी पार्टिकल होंगे उसे एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर 6.75 10⁻21 डिवाइडेड बाय माई आंसर, ये आ गया 6.123 इंटू 10⁻23, इट्स द आंसर। मुझे लगता है यही आंसर होगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं बेटा। द रिएजेंट एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड और फिनोल आर शोन। ओके, यानी आपने 3 सब्सटेंसेस को नाइट्रेट किया, बेंजीन के लिए, बेंजोइक एसिड के लिए और फिनोल के लिए। देखो बेंजोइक के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिया गया है, फिनोल रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, बेंजीन में थोड़ा सा टेम्परेचर दिया है। इसका मतलब ये हुआ सबसे रिएक्टिव नाइट्रेशन का रेट जो है, या सबसे रिएक्टिव सब्सटेंस जो नाइट्रेट हो सकता है वो फिनोल है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव बेंजोइक है। ठीक मतलब हुआ ना। आगे देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट NO2, बिल्कुल सही कह रहा है, हमने ये रिएक्शन भी किया हुआ है। Complete the figure 6.1 to show the mechanism of the reaction between benzene और
इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो, इंक्लूड और द कर्ली एरोज। फिर से 3 मार्क्स मुफ्त के मिल गए बाबू, ये ने है गया। एक वो अच्छा सा खूबसूरत सा चांद सितारे वाला डायग्राम बना दें। ये देखें बेटा, यहाँ बनाए H, यहाँ बनाए NO2, यहाँ से ऐसे गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। अबे कहाँ हो गया भाई, ये बनाएगा बेटा, ये देखिए आप। और साथ में बाहर क्या आ जाएगा, H+ आयन। हो गया। राइट एन इक्वेशन टू शो हाउ H2SO4 रीजनरेटेड। तो बेटा ये H+ आयन आया, ये सब आपकी कॉपीज में लिखा होगा। HSO4 नेगेटिव के साथ मिलकर के बना देता है H2SO4। ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मोनोनाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। मेजर प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया, ओरिएंटेशन का ख्याल रखो। बेंजोइक एसिड COOH35 डायरेक्टर है, फिनोल OH246 डायरेक्टर है। तो बेंजोइक एसिड में आपने नाइट्रो ग्रुप लगाना है 3rd या फिर 5 पोजीशन पे, दोनों में से किसी भी एक जगह पे लगा के शो कर दो। COOH, ये मैंने लगा दिया NO2 इधर। मोनोनाइट्रेशन यानी एक नाइट्रो लगाना है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, चाहो तो 4th पोजीशन पे लगा दो, और बेटा चाहो तो 2nd पोजीशन पे लगा दो, जहां तुम्हारा दिल चाहे। अगर कोई बच्चा 2 पे लगाता है सही होगा, क्योंकि OH246 डायरेक्टर है बेटा। आगे आ जा। कंपेयर द रिलेटिव ईज ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड, फिनोल। देखो आपको चार्ट से भी पता चल रहा है ना यार, और आपको ग्रुप्स के बारे में पता है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं सबसे इजीएस्ट हो जाएगा फिनोल, और सबसे लीस्ट इजी होगा बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन, यही होगा। ओके, और यहां बीच में आ जाएगा बेंजीन। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, ओके, इंक्लूडिंग रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 कंपाउंड्स। अबे यार, नहीं अब उसको एक्सप्लेन भी करो बैठ के, तेरी किस्मत। चल ट्राई करते हैं। इन कोशिश करता हूं थोड़ा थोड़ा लिखने की। इन फिनोल, lone pair of oxygen is delocalized into benzene ring, which increases electron density of ring. चाहिए electron density of the ring. Hence, readily attract लिख लो, polarize लिख लो, एक ही बात, इलेक्ट्रोफाइल NO2। एक बात हो गई। दूसरी बात बेंजोइक की लिखता हूं। इन benzoic acid COOH is electron withdrawing, which withdraw electron density of benzene ring, hence
डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, या डिक्रीजेस रिएक्टिविटी लिख देते हैं। डिक्रीजेस reactivity of ring towards electrophile, या काफी कुछ लिख दिया। The azo compound Congo red is used as an acid base indicator, ठीक है, and can be made by route shown in figure 6.2. Okay. Step 3 synthesis compound this. Okay, ये सब azodai वाला है, ठीक है। अच्छा देखो, पहले कुछ चीजें जरा चेक कर लो, मैं जरा भाई, ये वाली चीज ये रही, ठीक है। सोडियम है या सल्फर है, सोडियम है सल्फर है, यहाँ से पता चल रहा है ये है। और ये वाली चीज भी ये है, इसका मतलब है ये यहाँ से आया होगा। डन। पहले मैंने खुद सोचा देखा हो क्या रहा है, ये चीज़ें क्या कहाँ कहाँ से आ रही हैं, तो ये रही, तो ये 2 मोल्स यूज़ हुए होंगे इसके, और इसके 1 मोल के साथ तो एजोडाई लेफ्ट राइट दोनों जगह पे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है NO2 और यहाँ O नहीं है, गौर से देखें। इसका मतलब है NO2 रिड्यूस होके अमाइंस बन गए होंगे। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि अमाइन से डाइजोनियम बनता है, ऐसे पता चल गया मुझे। ये देखिएगा, मैंने क्या किया, ये मैंने एक रिंग बनाया, ये मैंने दूसरा रिंग बनाया। ये देखें, आपको देख के भी समझ में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। और मैंने NH2 और NH2 बनाया। आप चाहो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलो कर लो, वरना वैसे नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हट गए ना, दैट्स इट। आ जा बेटा, ये हो जाएगा 10 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ आपने किया होगा हीट। अब आ जाओ, अब इससे हमने बनाना है डायजोनियम। हो गया, ये देखें बेटा, लुक एट हियर, ये हुआ। ये बन गया डायाजोनियम। आ जाए बेटा, वाई, वाई ये रहा। जिंदगी में सुकून पहले ही पहचान लिया था मैंने वाई को। अब देखिएगा, कुछ चीज़ें सिर्फ आप गौर करें ना, समझ में आ जाएंगे। अब देखें, ये वाई में देखता हूँ, ये आपने 2 रिंग बनाए पहले तो एक साथ, ये देखें 2 रिंग हो गए। अच्छा, तो रिंग के साथ यहाँ लगा हुआ है एक NH2, और रिंग के साथ यहाँ लगा हुआ है SO3 और Na। हो गया। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एजोडाई बन जाएगा, खत्म हो गई बात। देखें क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, सही है। यहाँ आपने यूज़ किया होगा HNO2, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ भी आपने सिर्फ, ये तो उसने खुद दे दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। अब आ जाओ, देखते हैं क्या बोलता है। सजेस्ट स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड्स XY and Z। तो आई होप आपने बना लिए होंगे, ये बना लिए मैंने। गिव द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 की रिएजेंट कंडीशन क्या होंगी? 10 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस हीट। स्टेप 2 की क्या है बेटा? नाइट्रस एसिड लिख लो, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इस पेपर को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं की खास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।